Ignited Minds Tutorials has released a video on emerging modes of business for Class 12OC as per Maharashtra State Board syllabus. The video provides a comprehensive explanation of the latest trends and techniques adopted by businesses to expand and reach a wider audience. These include e-commerce, mobile commerce, social commerce, and more. The video also covers the benefits of each mode of business and the challenges they present. With the constant evolution of technology and consumer behavior, it is essential for businesses to adapt to the changing landscape. Innovations like blockchain, artificial intelligence, and virtual reality are also discussed, highlighting the potential they hold for businesses in the future. The video goes on to discuss the importance of creating a digital presence for businesses and the various platforms available for the same. Overall, the video is a great source of knowledge for those studying commerce in Class 12 and seeking to gain insights into the emerging modes of business. Okay, people will start with this access to professional expert and high. तो हमारा इस पे चल रहा था emerging modes of business में, ठीक है. मोस्टली द टास्क आर आउटसोर्स. तो आज की तारीख में बहुत सारा फैशन नहीं बोल सकते हैं, आज की तारीख में कंपनीज देख रही हैं कि भाई साहब सब चीज़ में हमको अपना मगजमारी नहीं करना है. लेट्स फिल्टर आउट एट आवर कोर बिजनेस एंड आउटसोर्स द रेस्ट. ठीक है, आउटसोर्स द रेस्ट मतलब क्या होता है, इससे अपना कॉस्ट सेविंग भी होगा, इससे आप एक्सपर्ट जैसे समझो एक बहुत कॉमन सी चीज़ बता रहा हूँ. समझ लो राहुल मात्रे की कोई भाई साहब बहुत बड़ी रियल एस्टेट एजेंसी है, या समझ लो राहुल मात्रे का भाई साहब कोई बहुत बड़ा हार्डवेयर का दुकान है. ठीक है, तो हार्डवेयर का दुकान है तो वो इतने सारे प्रोडक्ट्स बेच रहा है, इतने सारे लोगों को बेच रहा है. जीएसटी कहाँ पे लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या इसका अकाउंटेंट होना बहुत ज़रूरी है. तो अभी राहुल मात्रे भाई साहब अपने टीम के साथ उस दुकान में बैठता है. ठीक है, उसके जितने भी मतलब कोई भी आएगा जो भी चीज़ मांगेगा वो बोलेगा ये भाई साहब दे दो. ठीक है, तो क्या ये भी एक टाइप का आउटसोर्सिंग हो गया? राहुल मात्रे ने अपने दुकान में जो भी एम्प्लॉयज़ को रखा है, इजंट इट आउटसोर्सिंग? दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग. कोई दुकान पे आया, हाँ क्या चाहिए, अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, वो लेने गया और 10 कस्टमर आ गए, भाई साहब ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट होगा. सो ही हैज केप्ट 10 एम्प्लॉयज़ अंडर हिम. व्हाट इज सेइंग इज अरे भाई ये दे दो इनको, ये भाई ये दे दो. ओके, ये तो हो गया भाई साहब एक. दूसरा, राहुल क्या हर रोज बिलिंग और आपका भाई साहब जीएसटी फाइल होना, ये सारा सब कुछ, और पूरा जो आपका कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है उसके हिसाब से जीएसटी, क्या वो भी यही सब करे? कर सकता है, लेकिन ये सब मगजमारी में उसको भाई साहब क्लाइंट्स हैं, उसका मेन फंक्शन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स उसके पास आए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उसके पास आए, ज़्यादा से ज़्यादा भाई साहब जो बिल्डर्स हैं वो उनके पास आए, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे मान लेते हैं. उसका दूसरा हिस्सा क्या होगा भाई साहब, जो पेमेंट ड्यू है उसको रिकवर करे, है ना. बहुत सारे लोगों को इसने ये दे रखा होगा भाई साहब, उधारी पे माल दे रखा होगा, तो उससे रिकवर करे. सो दीज आर द थिंग्स ऑन विच ही विल बी बेसिकली इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ. इन सब चीज़ों में वो अपने आप को इन्वॉल्व करेगा. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट इज. ठीक है, मोस्टली द टास्क आर आउटसोर्स टू थर्ड पार्टीज हु आर स्किल्ड इन दैट स्पेसिफिक फील्ड. तो राहुल मात्रे क्या करेगा, ये जो पूरा अकाउंटिंग का चीज़ है जो कभी भी भाई सब चेक हो सकता है, तो ये क्या करेगा, किसी सीए को अपॉइंट करेगा, किसी सीए से ये करवाएगा. तो क्या ये आउटसोर्सिंग हो गया? यस, डेफिनेटली इट्स आउटसोर्सिंग. आप किसी सीए को काम क्यों दे रहे हैं? ताकि वो आपका टैक्स बचा सके भाई साहब, ताकि वो प्रॉपरली आपका जो भी हिसाब किताब है उसको फाइल करवा सके, ताकि कल को उठ के गवर्नमेंट आपको ना पकड़े. ठीक है, ओके, सो दैट इज एन आउटसोर्सिंग. तो ये सारी चीज़ें हैं भाई साहब. बड़े बड़े कंपनीज जो हैं अपने कोर बिजनेस पे फोकस करते हैं और बाकी सारी चीजों को आउटसोर्स कर देते हैं. दे बेसिकली आउटसोर्स इट. ठीक है, ओके. लो मैन पावर कॉस्ट. द मैन पावर कॉस्ट ऑफ एजेंसी इज मच लोअर देन दैट ऑफ द होस्ट कंपनी. ठीक है, एजेंसी की मैन पावर कॉस्ट जो होती है, देखो समझो इस चीज को, मैन पावर कॉस्ट लो क्यों हो जाएगा. समझ लो एक कोई स्कूल है. ठीक है, अभी स्कूल में टीचर्स हैं, टीचर्स का कोर जॉब क्या है, पढ़ाना, समझाना, क्लासेस लेना. ठीक है, अभी समझ लो भाई साहब एक कोई आपका ओसी का टीचर है,
और समझ लो उस स्कूल में 12th स्टैंडर्ड में लेट्स से 300 बच्चे हैं, ठीक है, क्लियर है, 300 बच्चों को वो अलग अलग सेक्शंस में ओसी पढ़ाते हैं। अभी जब एग्जाम देंगे आप, चैप्टर वाइज अगर एग्जाम दे रहे हैं या यूनिट वाइज अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आप सोचिए 300 लोगों का पेपर चेक करना है उन्हें, ठीक है। पेपर चेक करना एक बहुत बड़ा हेडेक का काम है, ठीक है। अगर आपने कभी किया रहेगा तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि लोग उल्ट सुल्ट लिखते हैं। कोई वैसा क्वेश्चन लिखे जा रहा है, कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहा है लेकिन आंसर की नंबरिंग गलत है, उसका मार्क्स भी नहीं काट पा रहे हो आप, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आपको जजमेंट करना पड़ता है, ठीक है, किसको कितना मार्क्स देना है। तो आप समझिए 300 लोगों का चेकिंग करने में उसका कितना ही टाइम जाएगा या जाएगा, ठीक है। तो ये जो टाइम जा रहा है, क्या इसको ऐसा कर सकते हैं स्कूल वाले कि भाई साहब पेपर कोई और जनरेट करे और वही लोग पेपर को चेक भी करें, ये कोर जॉब में इन्वॉल्व हो, पढ़ाना। अगर ये बंदा भाई साहब या जो भी टीचर है, इफ ही और शी इज एक्चुअली इनटू चेकिंग एवरी टर्म, भाई साहब 300 पेपर उसको बार बार अगर चेक करना पड़ रहा है तो कितना ही बड़ा बर्डन होगा, तो पढ़ाने में जो एफिशिएंसी है वो नहीं रहेगी, ठीक है, दैट विल ड्रॉप और उसका इंपैक्ट सब बच्चों पे आएगा। तो क्या ऐसा किया जा सकता है कि पेपर कोई बाहर वाला ही बनाए और चेक भी कोई बाहर वाला ही करे, वो उसी काम में रहेगा, पेपर बनाना और चेक करना, उसको पढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो वो अपने काम को आसानी से करेगा। यहां पे अगर 300 पेपर को चेक करने का बर्डन किसी टीचर के ऊपर दिया जाए तो उसको उतनी सैलरी भी देनी पड़ेगी आपको, आपका मैन पावर कॉस्ट बढ़ जाएगा। कोई भी वैसा 300 पेपर का झटका उसको लगेगा। यहां पे वो वही काम कर रहा है, पढ़ाने का नहीं है उसको वैसा उसकी भी टीम होगी, उसको आप वैसा सस्ते में निपटा सकते हैं क्योंकि वही काम कर रहा है, ही इज डूइंग दैट ओनली, ठीक है। तो मैन पावर कॉस्ट अक्सर लोगों को लगता है या अक्सर कंपनीज को लगता है कि भाई साहब बाहर किसी को अगर हमने जॉब दिया तो हमारा मैन पावर कॉस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभी समझो भाई साहब अगर कोई पैकेजिंग कंपनी, समझ लो लेट्स से ऑयल है, कोई ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसमें ऑयल मैन्युफैक्चर होता है, ठीक है। अभी अगर इनको पैकेजिंग भी करना पड़े तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। जो लोग ऑयल बना रहे हैं, ठीक है, दे आर इनटू ऑयल मेकिंग, वो मशीन को चलाएंगे, देखेंगे कोई मशीन में कुछ खराबी तो नहीं है, और जो ऑयल आ रहा है उसकी क्वालिटी चेक करेंगे, वो ये सब काम करेंगे। अभी उनको ऑयल भर के डब्बे में, फिर उसको भाई साहब बंद करो, फिर पैक करो, कहीं पे भाई साहब आपका ऑयल पन्नी में, उसको भाई साहब भरो, फिर बंद करो, फिर भाई साहब आपको पैकेजिंग करो, इन सब वही सब काम अगर इनसे भी कराएंगे तो एफिशिएंसी ड्रॉप होगी। इससे अच्छा भाई साहब ऑयल आप मैन्युफैक्चर कीजिए और पैकेजिंग किसी और से करवाइए। तो ये पैकेजिंग उन लोग से पैकेजिंग ही करते हैं, उन लोग दूसरे ऑयल कंपनीज का भी भाई साहब पैकेजिंग करते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा भाई साहब, आपके आउटसोर्सिंग बचेगी। पहले के जमाने में मैं आपको बता रहा हूँ, घर घर में आटा चक्की होती थी, आपने देखा रहेगा गांव खेड़े में, ये बड़ा सा भाई साहब वो होता है एक, ठीक है, पत्थर होता है, 2 पत्थर होते हैं और इस पत्थर को भाई साहब ऐसे घुमाया जाता है, ठीक है। उसमें आप वो गेहूं डालते रहो और भाई साहब ऐसे पीसते रहो, गेहूं डालते रहो और पीसते रहो, ठीक है। तो ये होता था। अब क्या हो रहा है भाई साहब, आपने इसको आउटसोर्स कर दिया है, ठीक है। कोई दूसरा आटा चक्की वाला भाई साहब गेहूं पीस के दे रहा है आपको। Isn't it outsourcing? It is outsourcing, right? This is outsourcing. तो कोई आटा चक्की, या तो आप सीधा रेडीमेड आटा ही का सेवन कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग, ठीक है। आउटसोर्सिंग आपको अपने कोर जॉब में फोकस करने के लिए ज्यादा टाइम देता है, और आउटसोर्सिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल, क्योंकि वो लोग वही काम कर रहे हैं, इसीलिए उनका खर्चा बचता है, ठीक है। ओके, दिस इज बिकॉज द एजेंसी स्पेशलाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर सर्विस, वो एजेंसी उसी पर्टिकुलर सर्विस में स्पेशलाइज्ड है, इसीलिए खर्चा बच रहा है, ठीक है। सो दैट इज देयर। ओके, स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। इससे भाई साहब एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है भाई साहब? एंटरप्रेन्योरशिप इज बेसिकली आप स्टार्टअप डाल रहे हैं, आपका भाई साहब बिजनेस में माइंड चल रहा है, आपके बिजनेस में माइंड चल रहा है, आप ना, अरे भाई साहब उस क्लाइंट का तो हिसाब किया नहीं, अरे भाई साहब टैक्स फाइल करना है, अरे यार मार्च एंडिंग है, ये सब टेंशन में आप रहेंगे तो धंधा क्या ही देखेंगे आप। धंधे का काम है मतलब आप क्लाइंट्स को देखें, मनी को रिकवर करें, ये सब आपके फोकस पॉइंट्स हैं जो आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, सो दैट इज बेसिकली यू विल बी एबल टू फोकस ऑन योर कोर जॉब्स rather than on jobs which are non essential, ठीक है। ओके, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, इससे भाई साहब आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ता है, क्योंकि आप ज्यादा चीज प्रोड्यूस कर पा रहे हैं कम टाइम में, सो एक्सपोर्ट्स भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। सो आउटसोर्सिंग इज अ वेरी फंडामेंटल थिंग दैट शुड बी अडॉप्टेड। ऑल ऑफ दिस फर्दर्स नेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट। तो इससे भाई साहब नेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है प्लस डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है।
ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेजेस, आउटसोर्सिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ओवरऑल कॉस्ट टू द कंपनी। तो भाई साहब जो ओवरऑल कॉस्ट है कंपनी का वो भी रिड्यूस होता है, ठीक है। आउटसोर्सिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ओवरऑल कॉस्ट टू द कंपनी। कंपनी में अगर आपका कोई काम करने वाला, अगर समझ लो कोई काम करता है ए कैटेगरी का काम करता है, उससे आप ए कैटेगरी का काम करवा रहे हो, बी कैटेगरी का काम भी करवा रहे हो, सी कैटेगरी का काम भी करवा रहे हो, तो अभी क्या होगा भाई साहब, वो ज्यादा पैसे मांगेगा आपसे और काम की एफिशिएंसी भी कम होगी। आप भाई साहब बी और सी कैटेगरी के काम को आउटसोर्स कर दीजिए, वो वही काम करते हैं। जैसे घर में, मैंने आपको बोला कि शादी ब्याह का मामला है या घर में भाई साहब कोई पार्टी है, अभी आप भाई साहब गेस्ट को संभालें या भाई साहब वहां पे भाई साहब रसोई पकाएं। अगर आप रसोई पका रहे हो तो वही गेस्ट भाई साहब बैठे हुए, अरे बाप रे हमको तो कोई वैसा पानी के लिए भी पूछने को नहीं है, यही बोल के सुना के चले जाएंगे वो, है ना। सो इट विल नॉट सर्व द पर्पस, ठीक है, इट विल नॉट सर्व द पर्पस। सो व्हाट यू डू इज यू हायर अ केटरर को भाई साहब सारा कॉन्ट्रैक्ट आप दे देते हैं, तुम भाई साहब पूरा खाना पीना का मैनेज करोगे, ठीक है। ओके, सो आउटसोर्सिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कंपनी। इट आल्सो सेव्स टाइम्स एंड एफर्ट्स ऑन ट्रेनिंग कॉस्ट, ठीक है, ये टाइम भी बचाता है आपका और एफर्ट भी बचाता है ऑन ट्रेनिंग कॉस्ट, ठीक है। Okay, reduce investment requirements. The company can let the outsourcing partner handle the entire infrastructure. तो कंपनी क्या करेगा भाई साहब, let the outsourcing partner handle the entire infrastructure. तो कंपनी भाई साहब तुम सारा सब कुछ संभालो। जैसे अगर आप किसी कंपनी को चला रहे होंगे, समझ लो ये रहेजा है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में जो कंपनीज चलती हैं, उन कंपनीज में क्या कंपनी वाले हाउसकीपिंग भी करेंगे? नहीं। क्या कंपनी वाले भाई साहब लिफ्ट भी मेंटेन करेंगे? नहीं। क्या कंपनी वाले भाई साहब वहां पे वॉचमैन भी रखेंगे? नहीं। So they are not into this. They are into core business. उनका जो core business है उसी पे फोकस करेंगे। इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, केबल वायर लेआउट, या भाई साहब आपका हाउसकीपिंग या प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ लिफ्ट, ये सब भाई साहब दूसरे लोग करेंगे, ठीक है। तो ये आउटसोर्सिंग होती है भाई साहब, ठीक है। तो इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, बाय डूइंग दिस इट सेव द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिंग इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इट सेव द अमाउंट रिक्वायर्ड, ये जो अमाउंट है इसको आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, ये ऐसा काम अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली आपके कोर जॉब में एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। यू विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन योर कोर जॉब, सो आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, ठीक है, एंड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। आप अगर भाई साहब एक कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अभी समझ लो जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं उनको भाई साहब बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है। ये सॉफ्टवेयर क्लाइंट ने उनको डेवलप करने के लिए दिया रहता है, इसके अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं, तो बार बार सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मोड पे जाता है। क्लाइंट देखेगा नहीं जम रहा है, और कुछ इसमें स्पेसिफिकेशंस लाइए, फिर से डेवलप करेंगे, फिर से नहीं जम रहा है, और कुछ स्पेसिफिकेशंस लाइए, तो क्लाइंट ऐसे डिमांड करता रहता है। तो इन लोगों को, जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, क्लाइंट को एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाकर उनको देना है, और भाई साहब पता चला उनके वॉशरूम में क्लीन नहीं है, वो जो कंपनी में बैठ के काम कर रहे हैं वहाँ का वॉशरूम क्लीन नहीं है, या भाई साहब समय पे चाय नहीं मिल रहा है उनको कैंटीन में, या खाने में कैंटीन, वो 8-9 घंटा काम करेंगे, उनको भाई साहब कोई कैंटीन में कोई खाना देने के लिए नहीं है, कुछ बना ही नहीं है, तो विल दे बी एबल टू डिलीवर देयर बेस्ट? डेफिनेटली नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम इनसे ये काम तो नहीं करा सकते ना, और अगर कराएंगे भी तो मतलब बहुत अटपटांग सा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको भाई साहब आउटसोर्स, हाउसकीपिंग किसी को आउटसोर्स करना पड़ेगा, आपको कैंटीन किसी को आउटसोर्स करना पड़ेगा, सो दैट यू आर गेटिंग द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम योर एम्प्लॉइज whom you have employed for a specific purpose to achieve your goals, ठीक है। आप जिस कोर बिजनेस में हैं उस कोर बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स को आपके एम्प्लॉइज फुलफिल कर रहे हैं, ना कि इर्द गिर्द काम के, ठीक है। ओके, सो इंक्रीज, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है भाई साहब, अगर आप भाई साहब वही काम कर रहे हैं जिसके लिए आप फिट हो, ठीक है, जिसके लिए आप वेल इक्विप्ड हो, और उसी पे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बाकी चीजों को आपने आउटसोर्स कर दिया है, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। ओके, आउटसोर्सिंग लीड्स टू एन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन द नॉन कोर एरियाज ऑफ द कंपनी। तो नॉन कोर एरियाज में भाई साहब आपका प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों भी बढ़ जाता है। शेयरिंग ऑफ नॉलेज, इन आउटसोर्सिंग कंपनी शेयर देयर नॉलेज, एक्सपर्टीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस विद ईच अदर, ठीक है। जब कंपनीज आउटसोर्स करते हैं, ठीक है, कंपनी शेयर देयर नॉलेज, ये अपना नॉलेज शेयर करते हैं, एक्सपर्टीज मतलब इन्होंने क्या एक्सपर्टीज अडॉप्ट किए हैं, और बेस्ट प्रैक्टिसेस भाई साहब ये भी होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल आपके घर में किसी की शादी है, ठीक है,
और आपने किसी केटरर को बुलाया, ठीक है। तो केटरर आया भाई साहब, केटरर मेन्यू डिसाइड कर रहा है आपके साथ। तो केटरर जब मेन्यू डिसाइड करता है तो वो बोलता है अरे 2 दिन पहले हमने एक शादी करवाई थी, उसमें हमने ये प्लेट्स में ये मेन्यू रखा था, अच्छा खासा चला था। हमने एक फाउंटेन क्रिएट किया दिया था, हमने भाई साहब यहाँ पे क्या मतलब हाथ धोने का रखा हुआ था, यहाँ पे भाई साहब हमने सूप वगैरह का अरेंजमेंट किया था, यहाँ पे भाई साहब आपका आइसक्रीम का अरेंजमेंट किया था, 2 दिन पहले हमने यहाँ। तो वो आपको सजेशंस दे रहा है, ठीक है। ये वाली शादी हमने करवाई थी। तो आप अभी क्या करेंगे, इनका नंबर है क्या आपके पास? आप जैसे एक फीडबैक लेंगे, है ना, इनका नंबर, वो नंबर दे देगा आपको। आप इस बंदे को कॉल करके पूछ रहे हैं आपके घर में ये शादी हुई थी कुछ दिनों पहले और ये केटरर्स ने काम किया था, तो क्या ठीक ठाक किया था? तो ये अभी बोलेगा आपको कि हाँ इनका सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन शायद इनका मतलब जब ये काम करके चले गए तो साफ़ सफाई नहीं थी, ऐसा कुछ बोल सकते हैं आपको। जो भी है वो आपको अच्छा या बुरा फीडबैक जो भी रहेगा वो देंगे आपको, है ना, ठीक है। सो दैट इज देयर। तो आपका क्या हो रहा है भाई साहब, शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही है। तो अभी आप इसके साथ एक्सपेक्टेशन सेटअप कर देंगे भाई साहब, आप जब काम करके जाएंगे साफ सफाई होनी चाहिए, वरना हम पे फाइन लग जाएगा, ठीक है, जो भी हॉल को हमने भाड़े पे लिया रहेगा। ओके, सो दिस इज इन आउटसोर्सिंग, कंपनी शेयर देयर नॉलेज। तो आउटसोर्सिंग जब होती है तो नॉलेज शेयर होता है, ठीक है, नॉलेज शेयर होता है। आप समझ लीजिए किसी लॉयर के पास जा रहे हैं या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जा रहे हैं, तो या समझ लीजिए आप अपने बिल्डिंग का कोई वो जो बांस लगा के मेंटेनेंस काम करवाते हैं, इन सब का फीडबैक आप अलग अलग लोगों से ले सकते हैं, ठीक है, इन सब का फीडबैक आप अलग अलग लोगों से ले सकते हैं। आपने पहले कहीं काम किया था, हाँ किया है, उनका नंबर मिल सकता है, हाँ मिल सकता है, ये लीजिए नंबर, कॉल कर लीजिए, हमारा फीडबैक ले लीजिए, बनता है, ठीक है, आपका फीडबैक लेना बनता है। हम आपको काम दे रहे हैं तो एक बार फीडबैक तो ले लेंगे ना भाई साहब, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, जैसे आप फीडबैक लेने जाएंगे तो बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर हो जाएंगी, ठीक है। दैट इज हाउ इन आउटसोर्सिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस आर शेयर्ड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ बोथ कंपनीज एज वेल एज बूस्ट देयर गुडविल इन द इंडस्ट्री। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, गुडविल। तो अभी ये बड़ी बड़ी कंपनीज में भी होता है, बड़ी बड़ी कंपनी, अभी समझ लो राहुल की एक कंपनी है और रोनित की एक कंपनी है। तो राहुल की कंपनी में उसने कैंटीन वाले को लगाया है आउटसोर्सिंग, ठीक है, तो किसी कैंटीन वाले को लगाया है, रोनित उसके बाजू में ही है और उसकी तरह ही है भाई साहब, ठीक है, कोई दूसरा कंपनी चला रहा है। तो रोनित ने राहुल को कॉल कर लिया, भाई साहब ये आपके यहाँ पे जो कैंटीन वाला है ये कैसा काम करता है? तो राहुल को कोई फीडबैक देने में तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं बोलूँगा मैं, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना भाई साहब, क्योंकि राहुल भी उस बिजनेस में नहीं है। राहुल का कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम होगा, उसने कैंटीन अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रखा है, तो राहुल बोलेगा भाई साहब हाँ बुरा है अच्छा है जैसा भी है, ठीक है, वो वैसा फीडबैक इसको दे देगा। अच्छा तो मतलब कितना पैसा देते हैं आप, ये वो, अगर ऐसा पूछ ही लिया उससे, तो अगर राहुल फ्री रहेगा तो आई डोंट थिंक ही विल हैव अ प्रॉब्लम इन एक्सचेंजिंग दिस इन्फॉर्मेशन टू हिम। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसको भी वो वेंडर मिल जाएगा, उतने पैसे में मिल जाएगा, वो नेगोशिएट कर पाएगा। समझ लो अगर भाई साहब राहुल से वो महीने के 1 लाख रुपए ले रहा होगा, तो वो वेंडर रोनित को उतने ही नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए 5 लाख नहीं कोट कर सकता। वो बोलेगा भाई साहब इनसे तो आप 1 लाख ले रहे हो, है ना। सो ये आपका पैसा भी बचेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी शेयर होंगी। और जब राहुल और रोनित में एक बार कॉन्टैक्ट हो गया तो आगे चल के भी समझ लो राहुल को कोई चीज़ जरूरत पड़ी तो रोनित को फोन कर सकता है। अभी एक गुडविल हो गया, देयर इज अ शेयरिंग, एक गुडविल शेयरिंग हो गई। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, सो दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज एज वेल एज बूस्ट देयर गुडविल इन द इंडस्ट्री। तो इसका भाई साहब गुडविल बूस्ट होता है। एम्फेसिस ऑन कोर प्रोसेसेस रादर देन सपोर्टिंग वर्क्स। द कंपनीज यूजुअली आउटसोर्स द नॉन कोर एरियाज। तो कौन सी चीज की आउटसोर्सिंग होती है? नॉन कोर एरियाज की। जो भाई साहब आपका मेन बिजनेस नहीं है उसी चीज का आउटसोर्सिंग होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया राहुल एक हार्डवेयर ओनर है, हार्डवेयर शॉप ओनर है, बड़ा सा शॉप है, बड़े बड़े भाई साहब बिल्डर्स को वो सप्लाई देता है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को वो सप्लाई देता है। तो ऑब्वियसली ही इज अ वेरी ही इज इनटू रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब इन सब लोगों से उनको रिलेशन भी रखना है प्लस पैसा भी रिकवर करना, ये सब सारी चीजें हैं। तो क्या वो अभी अकाउंटिंग करेगा? इसका कोर जब नहीं है तो वो किसी सीए को दे देगा, ठीक है। अगर समझ लो रिकवरी नहीं हो रही है तो वो किसी दूसरे टीम को एम्प्लॉय करेगा, रिकवरी वालों को एम्प्लॉय करेगा, ऐसा होगा, ठीक है। ही विल फोकस ऑन हिज कोर बिजनेस। तो जितने भी नॉन कोर एरियाज हैं वो भाई साहब आउटसोर्स हो जाएंगे। तो जैसे अगर रोनित का कोई भाई साहब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है तो उसने भाई साहब अपने कैंटीन को किसी वेंडर को दे दिया है ना, कैंटीन मैनेजमेंट, खाना, चाय, ठीक है, नाश्ता, ये सब भाई साहब उन लोग देखेंगे। आप भाई साहब सिर्फ अपने कोर काम पे फोकस कीजिए, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग देयर, ठीक है। ओके, सो द कंपनी इज यूजुअली आउटसोर्स द नॉन। तो
भाई रोनित का काम है सॉफ्टवेयर बनाना, खाना बनाना उसका काम नहीं है। तो खाना बनाना क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ के लिए खाना बनाना एक नॉन कोर एरिया हो गया, तो वो किसी को आउटसोर्स कर देगा। जनरली जितने भी आपके नॉन कोर एरियाज हैं वो आउटसोर्स होते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, इट enables them to focus on their core activities leading to an improvement in the quality of products and better profits। तो ये भाई साहब क्या एनेबल करता है, इट enables them to focus on their core activities। जैसे ही आप भाई साहब आउटसोर्स करते हो तो यू आर एबल टू फोकस ऑन योर कोर एक्टिविटीज लीडिंग टू एन इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। सो इससे भाई साहब इंप्रूवमेंट होता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स का एंड बेटर प्रॉफिट्स। डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस क्या हो जाएंगे, डिससैटिस्फैक्टरी सर्विसेज, कभी कभी ऐसा हो सकता है भाई साहब, ठीक है। आपने किसी वेंडर को लगाया खाना देने में, अरे यार, तो मैं जब भी कंपनीज में काम करता था तो हमारा ना मतलब साल में 2 बार एक फीडबैक होता था, ठीक है, सारे वेंडर्स के ऊपर, हाउसकीपिंग के ऊपर, अपना कैंटीन के ऊपर, जितने भी आउटसोर्स चीज़ें थी, इनफैक्ट सिक्योरिटी के ऊपर भी, ठीक है। एक फीडबैक होता था जिसमें गिने चुने एम्प्लॉयज़ को लिया जाता था और उनसे पूछा जाता था कि इज़ द वेंडर गुड और वी हैव टू रिप्लेस। तो उनके फीडबैक के ऊपर भाई साहब ऐसा जो भी रहता था दैट वाज डिसाइडेड। अगर कुछ नॉमिनल सा फीडबैक है, मतलब अरे ये मतलब थोड़ा लेट कर देते हैं फूड डिलीवरी में या ऐसा कुछ, तो वो भाई साहब वेंडर को बुला के वहाँ पे सॉर्ट आउट कर देते हैं। अगर कोई बड़ा फीडबैक है कि इनके खाने में टेस्ट नहीं है भाई साहब, फालतू बनाते हैं ये, अगर सब लोग ऐसा बोल रहे हैं तो वो चेंज ही कर देंगे उसको, ठीक है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है किसी कंपनी में, कुछ एम्प्लॉयज़ को बुलाया जाता है और फिर वेंडर को भी बुलाया जाता है, ठीक है, और फिर डिसाइड होता है। सो कभी कभी आपके, तो मैं उन मीटिंग्स में अक्सर मेरे को रहना पड़ता था और उन मीटिंग्स में मैं देखता था कि काफ़ी डिससैटिस्फैक्शन होता था लोगों को। अरे चिकन ना ठीक से रोस्ट नहीं होता है भाई साहब, ठीक है, दाल ना ठीक से गलती नहीं है, ऐसा फीडबैक है भाई साहब लोगों का। कोई भी खाने के लिए, मैंने तो जितनी बार भी ऐसा मीटिंग दिखे मुझे मालूम था भाई साहब, मैं तो मतलब लिख भी सकता हूँ ऐसा था, अरे इस मीटिंग में क्या होने वाला मैं पहले से बता दे रहा हूँ, यही होगा, लोग यही बोलने वाले हैं, ठीक है। तो डिससैटिस्फैक्शन सर्विसेज होते हैं भाई साहब, ठीक है। एथिकल इश्यूज होते हैं। एथिकल इश्यूज मतलब क्या हो जाएंगे भाई साहब, व्हाट आर एथिकल इश्यूज। आप जब घर में कुछ मेहमानों को बुलाकर खाना खिला रहे हैं अपने हाथों से बनाकर, तो जैसे खाने में कुछ झोल होता है, अगर आप सोडा दे देंगे खाने में तो वैसे वो बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या आप करेंगे ऐसा, अपने लोगों के साथ आप नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप किसी वेंडर को रखेंगे तो वो करेगा ही, अपना पैसा बचाने के लिए वो करेगा। सो ये एथिकल इशू हो गया, ठीक है। दीज आर बेसिकली एथिकल इश्यूज। सोडा जो आप, अरे अब मेरे मेहमान हैं, इनको मैं, किसी को सोडे का टेस्ट नहीं आएगा, मेरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं नहीं दूंगा, फिर क्यों ऐसा इमोशनल हो जाएंगे आप, ठीक है। लेकिन आपके वेंडर को 2 बार सोचना नहीं पड़ेगा। आपने अगर किसी को दिया खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, 10 आदमी हो, 15 आदमी हो, 20 आदमी हो, वो धनाधन डालेगा, ठीक है, वो सोडा डालेगा ही डालेगा, इससे वॉल्यूम बढ़ जाता है। दाल अगर होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, चावल होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा ही, ठीक है। तो ये आपके एथिकल इश्यूज हो गए, ठीक है। मतलब ये ऐसे इश्यूज हैं जो रहेंगे ही, वेंडर यही काम कर रहा है, उसको भाई साहब कहीं ना कहीं तो अपना पैसा बचाना पड़ेगा ना, ठीक है। ओके, अ थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। अभी ये एक प्रॉब्लम है कि थ्रेट टू सिक्योरिटी, आपके अंदर, आपके कंपनी के अंदर अगर बाहर के लोग आ रहे हैं, तो समझो कोई वेंडर है, अभी राहुल का एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, वो किसी बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा है, किसी को मालूम ही नहीं कौन सा बैंक है, ये सिर्फ राहुल को मालूम है, ठीक है। क्योंकि बैंक के लिए जो सॉफ्टवेयर बनते हैं वो वैसा बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं, क्योंकि उसमें पूरा बैंक चलता है, उसके बैंक के जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम है सब उससे डिजाइंड है, ठीक है। ये राहुल, उसकी टीम और बैंक वालों को मालूम है, ठीक है। अभी राहुल ने समझ लो कोई वेंडर को रखा अपने एम्प्लॉयज़ को खाना खिलाने के लिए। एक वेंडर आया, अब वेंडर आया, भाई साहब वेंडर खाना दे रहा है, तो राहुल के कोई एम्प्लॉय के साथ वो बात कर रहा है, और भाई साहब क्या है, अच्छा किस बैंक के लिए काम करते हैं आप लोग, ऐसे आज नहीं बोलता है वो, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई तो किसी ना किसी तरीके से मुंह खोल देगा, ठीक है, बोल दिया उसने, अभी भाई साहब इन्फॉर्मेशन फैल जाएगा, ठीक है। सो ये कॉन्फिडेंशियलिटी कम हो जाएगी क्योंकि आप दूसरे लोगों को अपने कंपनी के अंदर ला रहे हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी रिस्क हो जाता है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, अ थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। लैक ऑफ कस्टमर फोकस, तो आप भाई साहब कस्टमर फोकस में कभी कभी लैक हो सकता है, ठीक है। अदर डिसएडवांटेजेस भी है, ये आपके डिसएडवांटेजेस हैं। Dissatisfactory services, when a company outsources its function, it may face problems such as stretched delivery time and substandard quality। तो कभी कभी भाई साहब
किसी समझ लो मैं यहाँ पे ऑयल बना रहा हूँ, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल बना रहा हूँ, ठीक है, जो कुकिंग ऑयल है, और उसकी पैकेजिंग मैंने आउटसोर्स की हुई है किसी को। अभी जिसको आउटसोर्स की हुई है उसके पास, अरे सर बोला क्या हुआ, डब्बे नहीं है हमारे पास, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है, ऐसा बोल दिया उसने, चलो 1 दिन रुका 2 दिन, लेकिन उसके लेट होने की वजह से मेरे क्लाइंट्स यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, मेरे से नहीं लेंगे तो किसी और से ले लेंगे भाई साहब, वो क्या जाता है उनका, ठीक है। सो ये आपका डिलीवरी टाइम में आपका प्रॉब्लम हो सकता है, कभी कभी क्वालिटी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी जो डब्बे उसने दिए मुझे वो शायद अच्छे क्वालिटी के ना हो भाई साहब, उसमें 10 किलो का तेल आ सकता है लेकिन 5 किलो भरने से ही वो फूट जा रहा है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। सब स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड आपका डिलीवरी जो है वो लेट हो रहा हो, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके हो सकते हैं, डिससैटिस्फैक्टरी। एथिकल इश्यूज भाई साहब क्या हो जाएंगे, द बिजनेस फंक्शन और एक्टिविटी मे बी आउटसोर्स टू अ कंपनी फ्रॉम अनदर कंट्री, ठीक है, ये काफी ज्यादा हो रहा है। आपका जो इंटायर इंडिया में कॉल सेंटर इंडस्ट्री है जहां पे लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, ये कॉल सेंटर इंडस्ट्री बेसिकली कहाँ, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से, जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं इन्होंने आउटसोर्स करके रखा है, ठीक है। अभी एथिकल इश्यूज होते हैं, एथिकल इश्यूज मतलब कोई इंडिया में बड़े से बड़े हैकर्स लोग रहते हैं, इन लोग भाई साहब पूरा इन्फॉर्मेशन हैक कर लेते हैं, ठीक है, द एंटायर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ओके। So in such cases, a major ethical issue involving in outsourcing is that it takes away the employment opportunities from one's own country. अमेरिका में कुछ सालों पहले एक मूवमेंट चला था जिसमें भाई साहब उनके प्रेसिडेंट ने बोला कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो इंडिया से मैं जितना भी आउटसोर्सिंग है सब बंद कर दूंगा, ठीक है। तो इंडिया वाले थोड़ा सा घबरा के, भाई साहब हमारा इतना बड़ा इंडस्ट्री चल रहा है जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, तो ये तो बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन उस टाइम पे ये चला। प्रॉब्लम ये है कि जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, या जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, उनको इंडिया का लेबर प्रवरता है, ठीक है। प्रवरता इसलिए क्योंकि इंडिया में भाई साहब कोई खुशी खुशी भी उनके लिए 25,000 रुपए में काम करने को रेडी हो जाएगा। नाइट शिफ्ट करना है, 8-9 घंटे का काम है, निपटा के भाई साहब वापस, ठीक है। कोई भाई साहब डोर टू डोर मार्केटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, एसी के नीचे बैठो भाई साहब, हेडसेट लगाओ, काम करो और चले आओ, इतना ही करना है। कोई भी खुशी खुशी राजी हो जाएगा 25-30 हज़ार में। वही काम अगर उनको अपने कंट्री में करवाना पड़े तो भाई साहब नहीं करके 3 से 4 लाख पर एम्प्लॉय जाएगा उनके डॉलर रेट के हिसाब से। तो वो इतना पैसा बचा रहे हैं, और आराम से भाई साहब आज की तारीख में कनेक्टिविटी इतना खतरनाक है कि आराम से आप इसको काम को करवा सकते हैं, लेकिन वहां पे एथिकल इश्यूज होता है। तो उतना जो जॉब है वो तो कहाँ जा रहा है, इंडिया में आ रहा है ना, ठीक है। इतने लोगों को यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक एथिकल इश्यू क्रिएट करता है आउटसोर्सिंग जब हम डिफरेंट कंट्रीज में करते हैं। सो दैट बेसिकली क्रिएट्स एन एथिकल इशू। अ थ्रेट टू सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, आउटसोर्सिंग पोजेसेस अ थ्रेट टू द कंपनी ड्यू टू सिक्योरिटी इश्यूज इन्वॉल्व, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपके कंपनी से एसोसिएट हो रहे हैं और ये बिजनेस के रिलेशनशिप में एसोसिएट हो रहे हैं। तो आज नहीं तो कल उनको मालूम पड़ ही जाएगा आप करते क्या हैं, आपके कंपनी में किसका सर्विसिंग होता है, ठीक है। दे विल कम टू नो अबाउट इट। There is a risk of confidential information of the company being leaked to the third party. Third party कौन है, वेंडर, ठीक है। और इसको थर्ड पार्टी को वैसा भी इंफॉर्मेशन लीक हो सकता है, ठीक है, किसी भी सोर्स से। लैक ऑफ कस्टमर फोकस, एन आउटसोर्स वेंडर में प्रोवाइड सर्विसेज टू मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस एट द सेम टाइम। अभी समझो इस चीज को, अभी राहुल के घर में शादी है भाई साहब, उसने एक वेंडर को पकड़ा और उसको बोल दिया इस तारीख को मेरा शादी है, ये भाई साहब मेन्यू कार्ड है, ये सब। लेकिन राहुल को ये नहीं मालूम है कि उसी दिन उस वेंडर ने 4 और जगह से कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, ठीक है। राहुल को ये नहीं मालूम कि जिस वेंडर को उसने फिक्स किया है उस वेंडर ने और 4 जगह से उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट उठाया हुआ है। उसकी मर्जी भाई साहब, वो 10 से उठाए। अभी क्या होगा, खाना बन रहा है, तू उधर ले, क्या हो रहा है भाई साहब, अफला तफली, ठीक है। राहुल को ये सब नहीं मालूम, लेकिन क्या इस अफला तफली का इंपैक्ट राहुल में आएगा, यस आएगा भाई साहब, ठीक है। आउटसोर्स कंपनी कितने के साथ कॉन्ट्रैक्ट में, ये तुमको थोड़ी ना मालूम है, तुमको तुम्हारा जॉब होना चाहिए, ये तुमको मालूम है, ठीक है। सो एन आउटसोर्स वेंडर में प्रोवाइड सर्विसेज टू मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस एट द सेम टाइम, ऐसा हो सकता है, और इसका भाई साहब इंपैक्ट आप पे गिर जाएगा, और ये मतलब आप पे नहीं आना चाहिए था लेकिन आ जाएगा, ठीक है। इन सच सिचुएशंस यू मे नॉट बी एबल टू कंप्लीटली फोकस ऑन एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दिस में एडवर्सली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, इसका इंपैक्ट भाई साहब आप पे आएगा, ठीक है। अदर डिसएडवांटेजेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, कभी कभी भाई साहब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो आपने किसी के साथ भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट लिया और किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया, कभी कभी कॉन्ट्रैक्चुअल जो चीजें रहती हैं वो इधर उधर हो जाती हैं, ठीक है। तो मतलब मैं जब किसी कंपनी में काम कर रहा था तो ये केस आया था
केस आया था क्या भाई साहब कि नॉर्मल सा केस था, क्योंकि हमारे कंपनी में ना जो एंट्री पॉइंट होता था, जो मेल्स होते थे उनको पूरा चेकिंग किया जाता था, ठीक है। हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें थी, हम किसी यूएस बैंक के लिए काम कर रहे थे, तो यूएस बैंक ने हमारे ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट था हमारा उनके साथ कि आप किसी को भी पेपर और पेन ना ही ले जाते हुए अंदर जाने देंगे और ना ही बाहर आने देंगे, किसी का भी मोबाइल नहीं होगा, सब कुछ अंदर लॉकर में होगा, मतलब ऐसे लॉकर में जमा करना है फिर अंदर जाना है। पेपर पेन ये सब सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं ले जा सकते, और ना ही मोबाइल, क्योंकि इन सब चीज़ों में आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये सिक्योरिटी वाले क्या करते थे भाई साहब, मतलब हम सबको पूरा चेक कर लिया, जूते खोलो, मोजा खोलो, ऐसा करते थे, तो ये थोड़ा सा ह्यूमिलेशन हो जाता था, ठीक है। ये ह्यूमिलेशन होता था, ये केस आया हमारे पास भाई साहब, ये क्या है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ने वैसा प्रोटेस्ट करना चालू किया, ये क्या है वैसा भी, मतलब काम करने जा रहे हैं या इज्जत उतारने जा रहे हैं अपन। लेडीज़ लोगों का अलग से चेकिंग होता था और जेंट्स लोगों का भी ऐसा, मतलब पूरा ऐसा वो लोग चेक करते ही थे, प्लस जूते खोलो, वैसे पॉकेट में क्या है दिखाओ, पॉकेट दिखाओ, ऐसे खोल के ऐसे पॉकेट दिखाओ भाई साहब, इधर का पॉकेट भी ऐसे दिखाओ, फिर भाई साहब ये जूता भी खोलो, मोजा भी खोलो। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा, तो फिर हमको सिक्योरिटी को भाई साहब एडवाइस देना पड़ा, नहीं यार ये हम नहीं कर सकते, दिस इज़ बेसिकली नॉट। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो हमारा सिक्योरिटी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था कि थोड़ा चेकिंग करो, लेकिन इस कदर भी ना करो कि कोई इरिटेट हो जाए, ठीक है। कोई भाई साहब दौड़ते हुए भाई साहब कोई मतलब ट्रेन से भाई साहब लड़ते घड़ते कैसा भी ऑफिस पहुंचा है, उसको तुम बोल रहे हो भाई साहब चलो पॉकेट दिखाओ अभी, चलो भाई साहब कैसा भी करके उसको ऑफिस में लॉगिन करना है, 8:30 बजे का उसका लॉगिन है, तुम 8:25 हो गया, तुम उससे भाई साहब अभी जूते खोलो भाई साहब, वो इतना दौड़ते धूपते आया है भाई साहब, तो वो इरिटेट हो ही जाएगा, ठीक है। सो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। हमने कॉन्ट्रैक्ट में सिक्योरिटी के साथ बोला था कि आप सब हर समय थोड़ा चेकिंग कीजिए, कोई भी पेपर लेके अंदर ना जाए, कोई भी भाई साहब आपका मोबाइल लेके अंदर ना जाए, ये सब चीज़ें आपको करना है। तो इसको हमने ठीक किया। ओके, ये आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट में। लैक ऑफ कम्युनिकेशन में लैक, ना ये समझ पा रहा है ना वो समझ पा रहा है। और उस टाइम पे क्या हुआ, जिस बंदे के साथ सिक्योरिटी का मतलब झगड़ा हुआ था, ऑलमोस्ट दोनों मारा मारी पे आ गए थे। सिक्योरिटी वाले ने भी डंडा उठा लिया था, ये भी मारने को चला था कैसा भी करके उसको। लेकिन अगर सिक्योरिटी वाले ने इसको इत्मीनान से समझाया होता, देखो सर हमारा काम है ये, हमको कोई मज़ा नहीं आ रहा है, आपके जूते मोजे खुलवाने में हमको कोई मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है, हम सिर्फ इतना देख रहे हैं, ये भी अकड़ रहा है, ये भी अकड़ रहा है भाई साहब, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन में मतलब झगड़ा जैसा हो गया ये, ठीक है। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ बीपीओ दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। हमारे इंडिया में ये आज की तारीख में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में लोगों को कंप्यूटर्स अच्छे से समझ में आते हैं, प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ में आती है, और कंप्यूटर्स पे वर्क करना भी अच्छे से समझ में आता है, दे आर एफिशिएंट इन इट, ठीक है। और लैंग्वेज लर्नर्स मतलब इंडिया में वी आर वेरी गुड एट लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। हम इंग्लिश को तो बहुत अच्छे से समझते ही हैं, प्लस दूसरे भाषाओं को भी। मैं अपने दोस्त का एग्जाम्पल शायद आपको पहले भी दे चुका हूँ। ये एक ऐसा दोस्त था जो साइंस, उसने मतलब मेरे साथ बोला कि यार मेरे को साइंस नहीं जमेगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। मैंने बोला तो क्या करेगा, बोलता है मैं आर्ट्स करूँगा। मैंने बोला क्या, हाँ आर्ट्स। मतलब वो एवरेज मतलब स्टूडेंट था, हालांकि इंटेलिजेंट काफ़ी था। तो मैंने बोला आज की तारीख में आर्ट्स कौन करता है भाई, ठीक है। तो नहीं, तेरे को क्या IAS PCS के लिए कुछ करना है क्या, UPSC देखना है क्या। और नहीं, उतना दूर का तो मैंने सोचा नहीं, लेकिन मैं कुछ करूँगा। तो उसने स्पेनिश लैंग्वेज सीखा। और ये स्पेनिश लैंग्वेज जो है क्यों सीखा उसने, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, और जो लोग स्पेनिश होते हैं ना उनको इंग्लिश नहीं समझ में आता। जैसे US में एक बहुत बड़ी कम्युनिटी स्पेनिश ही बोलती है, और उनको भाई साहब आप इंग्लिश में कुछ नो 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 अंडरस्टैंड इंग्लिश नो ऐसे बोलेंगे वो लोग, एकदम गंवार की तरह बोलेंगे, ठीक है। तो उसने स्पेनिश सीखा, और स्पेनिश में काफ़ी सारे लेवल्स होते हैं, 1 2 3 4 6 7 8 9 ऐसे लेवल्स होते हैं। उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलता है। मुझे पूरा प्रोसेस मालूम नहीं, लेकिन लगभग 3 से 4 साल आपको लग जाते हैं अच्छी तरीके से स्पेनिश को सीखना। आज की तारीख में भाई साहब उसकी एक टीम है, वो इंडिया में ही है, और उसकी अच्छी खासी 10-12 लोगों की टीम है, उसने अपनी टीम बना ली है। ये क्या करता है, ये जितने भी US में समझ लो US में 1% A है और 1% B है, इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट या डील होने वाला है। ये भाई साहब एक बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है, ये स्पेनिश है, ये इंग्लिश है, इसको स्पेनिश नहीं आता, इसको इंग्लिश नहीं आता। ये क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ये कॉल राउट होगा इंडिया में इसके पास, और इसके साथ कनेक्ट होगा। तो ये जो बोल रहा है उसको स्पेनिश में कन्वर्ट किया जाएगा, ये जो स्पेनिश में बोल रहा है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाएगा। ये इनका काम है, ठीक है।
इस काम पे वो हर महीने 3 से 3.5 लाख रुपए आज की तारीख में वो खुद कमा रहा है, इतने लोगों की सैलरी देने के बाद। कुछ नहीं है, 6 से 7-8 घंटे का काम है, उसको तो कुछ काम भी नहीं करना पड़ रहा है, उसके एम्प्लॉयज़ ही काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको कि इंडिया इज़ सो गुड इन लर्निंग लैंग्वेजेस, यहाँ के लोग लैंग्वेजेस को बहुत जल्दी पकड़ते हैं, ठीक है। तो मतलब इसने सीख लिया और अभी ये बेनिफिट हो रहा है। तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पे भी हमारा कमांड अच्छा है। और अभी तो इसीलिए बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज अ बिजनेस प्रैक्टिस इन विच वन ऑर्गेनाइजेशन hires another company to perform a task or process. These tasks are required to be performed for the hiring organization to operate. In other words, BPO is a type of outsourcing wherein a company contracts a third party, ठीक है, to perform certain business operations and responsibilities. जैसे भाई साहब रिकवरी करके देना, या अकाउंट मेंटेन करना, या लोगों के जो क्वेरीज है उनको हैंडल करना, ठीक है, ये सब आपका कॉल सेंटर्स में होता है। जैसे समझ लो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ कोई वोडाफोन का यूजर है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क में या उसका बिलिंग में, तो वो जब कॉल करता है तो वोडाफोन का लाइन डाइवर्ट होता है इंडिया में, और इंडिया में एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर है जो उसको सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑस्ट्रेलिया में बैठे इंसान को लगता है कि भाई साहब वो किसी ऑस्ट्रेलियन से ही बात कर रहा है, क्योंकि जो पर्सन उसको फ़ोन आंसर करता है इज़ वेरी गुड इन दैट काइंड ऑफ इंग्लिश, उस तरीके का एक्सेंट मेंटेन करते हुए वो बातें करता है, ठीक है। ऐसा ही अमेरिका में भी है। अमेरिका में समझ लो अमेरिकन बैंक है, कोई अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है। अभी अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड्स होते हैं, उन कार्ड्स में अगर ओवर ड्यू हो गया रहेगा तो आपका पेमेंट चाहिए उनको, तो पेमेंट के लिए कॉल जाता है, फिर वो लोग कॉल करते हैं, फिर पेमेंट करते हैं। ये सारा तमाम काम हो रहा है रात के भाई साहब 8:30 बजे से लेकर 2:30-3 बजे तक ये काम चलता रहता है, ठीक है। मतलब ये कॉल सेंटर्स में यही लाइफ है, ठीक है, और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री अपने आप में, ठीक है। ओके, कस्टमर केयर सेंटर्स फॉर वेरियस बैंक्स, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मैंने आपको वोडाफोन का एग्जांपल दिया, बहुत सारे बैंक्स हैं जिन्होंने अपने आउटसोर्सिंग करके रखी है। एडवांटेजेस क्या है भाई साहब? प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अपने कोर में, और आउटसोर्सिंग इंप्रूव्स ह्यूमन रिसोर्सेज, रिडक्शन इन कॉस्ट। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट कैसा होगा? द टास्क दैट इज आउटसोर्स्ड इज परफॉर्म्ड बाय पीपल हु आर एजुकेटेड एंड स्किल्ड। तो जो उस काम को कर सकते हैं वही वो काम को करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो स्पेनिश जानने वाला बंदा था, इसने भाई साहब अपनी ट्रेनिंग ली हुई थी, और ट्रेनिंग ली हुई थी मतलब इसने खुद भी ट्रेनिंग ली हुई थी, और जिनको इसने हायर किया उनका भी टेस्ट कंडक्ट करवा के ही हायर किया, ठीक है। तो दे आर गुड एट इट, दे नो व्हाट टू डू, ठीक है। ओके, दे परफॉर्म द टास्क एफिशिएंटली व्हिच हेल्प्स इन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, BPO ensures optimum utilization of scarce resources, that is resources are put to their best possible use, resources का बेस्ट इस्तेमाल होता है, ठीक है। आउटसोर्सिंग improves human resources. Through outsourcing, a company is able to access skilled and trained manpower at low cost, ठीक है। तो आपका जो आउटसोर्सिंग है, कंपनी इज एबल टू एक्सेस स्किल्ड एंड ट्रेन मैन पावर एट लो रेट्स। तो स्किल्ड और ट्रेन मैन पावर को उन लोग हायर कर लेते हैं। अभी आप देखो, समझो, अगर आपको भाई साहब कस्टमर केयर के लिए लोग चाहिए तो आप क्या करोगे? अभी आप भाई साहब, अच्छा चलिए हायरिंग प्रोसेस चालू करते हैं। तो HR आपका बैठा दुनिया भर के लोगों को कॉल कर रहा है, 10 लोगों को कॉल करेगा, 2 लोग आएंगे, 2 लोग ऐसे मिले जो भाई साहब किसी काम के नहीं, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी को कॉल किया और बोला कि भाई साहब हमको ना, हम आउटसोर्स करना चाहते हैं अपना कस्टमर केयर, आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं क्या? उनके पास फटाफट एम्प्लॉयज़ हैं ही, 10-12 लोग बैठे हुए उनके पास काम कर ही रहे हैं, उनको भाई साहब आउटसोर्स कर दीजिए। और वो ट्रेंड भी हैं, कैसे कस्टमर कॉल्स के हैंडल करना है, कैसे पेशेंटली उनको सुनना है, कैसे उनको रेजोल्यूशन देना है, दे आर ऑलरेडी ट्रेंड एट इट, ठीक है। सो ये काम आपके लिए आसान हो जाता है। ओके, हेंस इट इंप्रूव्स ह्यूमन रिसोर्सेज, रिडक्शन इन कॉस्ट। एवरी कंपनी एम्स टू रिड्यूस इस कॉस्ट, सबको भाई साहब कॉस्ट रिड्यूस करना है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का जो फंडा है, नॉट ओनली हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ कॉस्ट बट ऑल्सो हेल्प्स टू गेट द वर्क डन मोर एफिशिएंटली एंड हेंस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रेवेन्यूज, ठीक है। तो ये भाई साहब आपका हो जाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? कभी कभी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। अक्सर जो लोग स्मार्ट होते हैं वो लोग समझ जाएंगे कि भाई साहब ये इंडियन नहीं है, ये अमेरिकन नहीं है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये इंडियन है। फिर भाई साहब, अरे तुमने हमारा जॉब्स ले लिया है, तुम्हारे वजह से हम भाई साहब, हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसा चालू हो जाएगा। कॉन्वर्सेशन कुछ और होना था, कुछ और होने लगेगा। सो दैट क्रिएट्स अ कम्युनिकेशन। डिफरेंट टाइम जोन्स, जैसे जो लोग BPO में काम करते हैं उनको पगार ज़्यादा इसलिए मिलती है क्योंकि वो हाई एंड क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं जो अलग टाइम जोन्स में हैं। जो लोग कॉल सेंटर्स में काम करते हैं, ज़्यादा करके उनका शिफ्ट चालू होता है 5:30 बजे और ख़त्म होता है सुबह के 6:30 या 7:30 बजे तक।
क्यों? क्योंकि वो यूएस टाइम जोन के हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए उनको पगार ज्यादा है। तो ये डिफरेंट टाइम जोन्स, लॉस ऑफ कंट्रोल, कभी कभी भाई साहब कंट्रोल लॉस हो जाता है, भिड़ गए तो भिड़ गए भाई साहब, ठीक है, ऐसा हो जाता है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, देयर आर चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मिसकम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड वेंडर कंपनीज, ये अक्सर होता है, ठीक है। जो लोग अमेरिकन्स होते हैं या ऑस्ट्रेलियंस होते हैं या यूके के लोग होते हैं, उनको भाई साहब अपने इंग्लिश पे, अपने कल्चर पे बहुत ज़्यादा गर्व होता है, और इसीलिए वो ज़्यादा करके इनसे बड़े डिमीनिंग तरीके से बात करते हैं, ठीक है। दिस में लीड टू द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन देम, ठीक है। डिफरेंट टाइम जोन्स, द क्लाइंट एंड द वेंडर मे नॉट ऑपरेट इन द सेम टाइम जोन। तो आपको भाई साहब अगर अमेरिकन कंपनी ने आपको कोई बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग किया है आपके पास, तो आपके एम्प्लॉयज़ को उनके टाइम जोन के हिसाब से काम करना पड़ेगा, मतलब रात की नींद आपकी खत्म, ठीक है, आपको भाई साहब रात में काम करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। The difference in time zone can result in problems during online meetings, communication, etc. Loss of control due to issues like communication problems, difference in time zones, etc. There are chances that a client company, that a client company may lose their control on the work that is being outsourced. तो कभी-कभी भाई साहब आपका जो क्लाइंट कंपनी है, ठीक है, ड्यू टू इश्यूज लाइक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, डिफरेंसेस इन टाइम जोन्स एक्सेट्रा, देयर आर चांसेस दैट अ क्लाइंट कंपनी में लूज देयर कंट्रोल ऑन द वर्क दैट इज बीइंग आउटसोर्स, ठीक है। बीपीओ होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। इसमें आप एरे गहरे नट्टू कैरे को नहीं बिठा सकते, जिसको भी आप देंगे ये कॉन्ट्रैक्ट वो भाई साहब नॉलेजेबल इंसान होगा, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, ठीक है, कोई नॉलेज का डेटाबेस। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जैसे आज की तारीख में मेडिकल रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक प्रोसेस है जिसको हम मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें कैसा होता है, जैसे डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने नए मेडिसिन को यूज़ करते हुए अपने पेशेंट्स के साथ क्या रिजल्ट पाया इसको वे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आप भी हो सकता है वही कर रहे होंगे, लेकिन आपको मालूम नहीं है, तो ये नॉलेज आप तक पहुंचाना, that is called knowledge process outsourcing, ठीक है, okay। knowledge process outsourcing refers to the outsourcing of functions relating to knowledge and information of the third party service providers. According to Margaret Rouse, KPO is the allocation of relatively high level tasks to an outside organization or a different group within the same organization. ये थोड़ा सा हाई लेवल का है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी अच्छी आती हो और आप लोगों को टैकल कर सकते हैं, तो आप आराम से भाई साहब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में काम कर सकते हैं, बीपीओज में काम कर सकते हैं। लेकिन केपीओज में आपका नॉलेज बेस अच्छा होना चाहिए, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये आपको आना चाहिए, ठीक है, इस तरीके का काम। या आपको भाई साहब लीगल एडवाइजर अगर आप है, ठीक है, लीगल एडवाइस प्रोड्यूस करते हैं, तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, ये भी भाई साहब आपका नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, ठीक है। केपीओ रिक्वायर्स एडवांस एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल्स एज वेल एज हाई डिग्री ऑफ स्पेशलिस्ट एक्सपर्टीज। इसमें भाई साहब आपको स्पेशल लोग चाहिए जिनको उस सब्जेक्ट मैटर में पूरी अच्छी जानकारी हो, जैसे लीगल हेल्प जो लोग प्रोवाइड करते हैं। आज की तारीख में कंसल्टेशन ऑन कॉल्स भी होता है, तो समझ लो भाई साहब आप कोई लीगल फर्म है, तो आपके एम्प्लॉयज़ हैं और ये भाई साहब आपको कोई कॉल आ रहा है, उनको पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद वो आप उसको लीगल प्रोसीजर बताएंगे, किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, किसी भी चीज़ का डिस्प्यूट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज, ओके। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आपको किसी का अकाउंटिंग करके देना है, तो भी आप भाई साहब ऐसे नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में काम कर सकते हैं, ठीक है। KPO is a subset or segment of BPO. Advantage भाई साहब क्या है? Reduction of cost to hire skilled employees, lower cost, greater flexibility in terms of human resource management. Disadvantages क्या हो जाएगा भाई साहब? Security, ठीक है, no assurance regarding the character of the employee and the quality of work done. The process of KPO takes time. Knowledge process outsourcing जो है इसमें टाइम लगने वाला है. There may be a language barrier हो सकता है, lack of communication हो सकता है. KPOs और BPOs में एक ही चीज है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि कल्चर आपका अलग अलग है। कॉन्सेप्ट ऑफ LPO, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जैसे मैं आपको बोल रहा था, ठीक है, इज अ टाइप ऑफ KPO, ये KPO का ही एक पार्ट है, विच प्रोसेसेस और फंक्शंस दैट आर स्पेसिफिक टू लीगल सर्विसेज, ठीक है। तो लीगल सर्विसेज के ऊपर भाई साहब आपका LPO होता है, ठीक है, लीगल सर्विस के ऊपर। द प्रोसेस रेंज फ्रॉम ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स, परफॉर्मिंग लीगल रिसर्च टू ऑफरिंग लीगल सर्विसेज। एग्जाम्पल, US आउटसोर्सिंग लीगल वर्क्स टू इंडिया। अभी जब US आपका लीगल वर्क्स आउटसोर्स करेगा इंडिया में, तो इंडिया के लोगों को US लॉस से वाकिफ होना पड़ेगा, मतलब आपका नॉलेज US लॉस में बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को हैंडल कर सकेंगे। इसीलिए इसको हम बोलते हैं KPOs, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है।
LPO is high-end industry that has been growing rapidly in the recent years. Advantages: cost saving, access high-level talent and niche expertise, ठीक है, to meet the workload and client demands, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है क्योंकि यूएस एक ऐसा जगह है जहाँ पे भाई साहब लीगैलिटीज बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पार्सल डिलीवर हुआ था, तो किसी ने हैमर मंगाया था, आज से बहुत साल पहले की बात है, ठीक है, हैमर मंगाया था, अभी पार्सल खोला गया, हैमर को भाई साहब जिसने मंगाया था वो उससे काम कर रहा है, उसने रख दिया हैमर को, एक बच्चे ने हैमर को उठाया और उसके हाथ पे चोट लग गया। इस बात पे उस बंदे ने उस हैमर कंपनी को लॉ सूट फाइल किया और लॉ सूट फाइल करने के बाद उसने $2 मिलियन जीते। मतलब हैमर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इसको $2 मिलियन देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके पैकेट में लिखा नहीं हुआ था कीप इट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, सिर्फ इतना एक सेंटेंस नहीं लिखा था, कीप इट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। भाई वाजिब सी बात है, ठीक है, हथौड़ा है भाई साहब, खाने की चीज़ थोड़े है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ऐसा ही है, लॉ वहाँ पे इतना ज़्यादा सख्त है, लॉ वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, ठीक है, वहाँ पे लॉ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और लॉयर्स मतलब आपको हर दूसरा आदमी लॉयर दिखेगा, ठीक है, दे आर सो मच इनटू लॉ। वो छोटी छोटी बात पे सू कर सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को, और बड़ी बड़ी कंपनीज को बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, ठीक है, तो ऐसा होता है। किसी ने किसी से बुरी तरीके से बात कर दिया, इसके लिए लॉ सूट। आप भाई साहब किसी बैंक में जाकर चला ऐसे बता देंगे आपको, क्या कर लेंगे आप, क्या ही कर लेंगे, कुछ नहीं, वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते भाई साहब। वहाँ पे अगर आपके बैंक वाले ने आपसे बुरा बर्ताव किया तो उसके अगेंस्ट लॉ सूट हो जाएगा, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स, ओके। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लॉ केसेस फाइल होते हैं और इनको हैंडल करने के लिए कभी कभी ये LPOs की मदद लेते हैं जो लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग है इंडिया में, ठीक है, दे विल हैंडल देयर केसेस, ओके। डिसएडवांटेजेस क्या है? प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिसिटी। भाई साहब ऑथेंटिसिटी नहीं होती है क्योंकि रिलीजन सॉरी कल्चर का डिफरेंस है। तो वहाँ पे क्या हुआ है, अभी जैसे मैंने आपको ये कहानी बताई, आप बोलेंगे क्या बकवास है भाई साहब, ठीक है, इतना बड़ा एक केस कैसे फाइल करें, लेकिन वहाँ के कल्चर में नॉर्मल है, ये काफ़ी नॉर्मल है वहाँ के कल्चर में, ठीक है। आप इस चीज़ से कोरिलेट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके कल्चर में ऐसा नहीं होता है, लेकिन वहाँ के कल्चर में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये एक ऑथेंटिसिटी की बात हो जाती है, ठीक है। मे लैक इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ऑल रेलिवेंट लॉज। आपके इंडिया में जो लॉज हैं और यूएस में जो लॉज हैं वो डिफरेंट है, तो आपको शायद कभी कभी वहाँ का लॉज पूरा समझ में ना आए, ठीक है। कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर्स तो होंगे, प्लस जोग्राफिकल हर्डल्स भी है। ओके, चेक योर ग्रास्प। द ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स आर सिक्योर्ड विद, किससे सिक्योर होते हैं भाई साहब? हाई लेवल इंक्रिप्शन होती है, ठीक है। सारे जितने भी आपके ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स होते हैं हाई लेवल इंक्रिप्शन होती हैं इनकी, कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज्ड एजेंसीज इज नोन एज आउटसोर्सिंग। फुल फॉर्म ऑफ BPO इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। डैश refers to a BPO that is contracted to a company's neighboring country। नेबरिंग कंट्री भाई साहब क्या हो जाएगा? नियर शोर BPO बोलते हैं हम इसको, ठीक है, नियर शोर BPO। डैश रिक्वायर्स नॉलेज एक्सपर्टीज एंड इज कॉम्प्लेक्स, KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है, ओके। फाइंड द ऑड वन, B2B, B2C, A to Z और C2C। A to Z एडमिनिस्ट्रेशन से भाई साहब रिलेटेड है ये पूरा, ठीक है, A to Z। फ्लिपकार्ट, Amazon, मिंत्रा, eBay, क्यों? OLX के टाइप का है ये भाई साहब, ठीक है, ये C2C है ना। eBay क्या हो जाएगा भाई साहब? C2C। बाकी का क्या है? B2C है, ठीक है, B2C है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, ATM कार्ड, ओके। सो आपका भाई साहब फोन पे, गूगल पे, जोमैटो, पेटीएम, जोमैटो क्योंकि ये फूड डिलीवरी है, ठीक है। बाकी सब आपके क्या है? पेमेंट गेटवेज है, दीज आर पेमेंट गेटवेज, ठीक है। BPO, RTO, LPO, KPO, तो आपका हो जाएगा RTO क्या होता है? जो आपको लाइसेंस देता है, ठीक है, RTO मतलब आपका लाइसेंस देने वाला, ओके। What is outsourcing? Explain advantages। तो आपके भाई साहब आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन और अ स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी टू अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। आपको प्रोफेशनल लोग मिल जाते हैं, मैन पावर कॉस्ट आपका लो होता है। स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स, ओवरऑल कॉस्ट एडवांटेजेस, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स, increased efficiency and productivity, sharing of knowledge, emphasis on core processes rather than supporting ones. Disadvantages: dissatisfactory services, ethical issues, a threat to security and confidentiality, lack of customer focus, other disadvantages जो हमने डिस्कस किए भाई साहब, और ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो, ठीक है, इट्स अ वेरी मच रिपीटेड क्वेश्चन, ओके। सो दैट बेसिकली कंप्लीट्स द चैप्टर। अ बिग थैंक यू टू ऑल।